अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 14 एंड करना है और हमने पढ़ना है अपना लास्ट थ्योरम, थ्योरम 14.1.4। तो स्टूडेंट्स, ये थ्योरम हमें क्या कह रहा है, थोड़ा सा लेंथी थ्योरम है, हौसला रखना, साथ साथ देखते जाना, तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आसान है। ठीक है, तो जल्दी से हम इसे देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है? इसकी स्टेटमेंट हमें कह रही है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द मेजर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर आपके पास क्या है कि दो जो साइड्स हैं, बल्कि दो जो ट्रायंगल्स हैं, वो अगर आपके पास सिमिलर हैं, मतलब कोई भी दो ट्रायंगल्स आप ले लें, हमेशा की तरह यहां पर दो ट्रायंगल कोई भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर लें, आप यहां पर दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लें और क्या कह रहा है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपके पास क्या है, सिमिलर हैं। छोटे छोटे बना रहा हूं क्योंकि ये फर्दर आगे हमने करना भी है। ठीक है, तो अच्छा, क्या है कि दो ट्रायंगल्स अगर आपके पास सिमिलर हैं, सिमिलर का क्या मतलब होता है? सिमिलर का मतलब होता है कि इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के साथ बराबर है, ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के साथ बराबर है, और इसी तरीके से ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के साथ बराबर है। ठीक है, इस ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूं ट्रायंगल एबीसी, और इसको मैं नाम दे देता हूं DEF। अच्छा जी, अब क्या है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमें ये बात पता चल गई कि मतलब सिमिलर के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं। जल्दी जल्दी साथ ही मैं क्या कहते हैं आपको गिवन गिवन और टू प्रूफ भी बताऊंगा। मतलब यहां तक कॉमा से पहले जो हमारे पास बात होती है वो गिवन होती है। तो क्या कह रहे हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, ये दोनों अगर सिमिलर हैं, सिमिलर के लिए ये वाला साइन होता है। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि एंगल ए जो है, ये वाला एंगल ए जो है, ये एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर होगा। ठीक है, सिमिलर का ये मतलब होता है। जब भी आपके पास सिमिलर का वर्ड यूज हो, आप ये बात जहन में सोच लें, आपको ये बात पता चल जानी चाहिए कि इन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो आपने यही बात यहां पर लिख ली कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल ई जो है वो एंगल बी के बराबर है, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है। मतलब तीनों एंगल्स आपस में बराबर हैं। ठीक है, अब आपने प्रूव क्या करनी है इसमें? इसमें आपने प्रूव ये बात करनी है कि देन द मेजर ऑफ देयर कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कि आप इनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स का अगर मेजर लें, ठीक है, उनकी आप रेशो लें, तो वो आपके पास क्या आएंगी, वो इक्वल आएंगी, प्रोपोर्शनल आएंगी। ठीक है, मतलब क्या करें आप इस तरीके से करें कि ए बी, ये इस साइड का रेशो आप किसके साथ लें, इसकी आप रेशो इसके साथ ले लें। ठीक है, DE के साथ। BC की रेशो आप किसके साथ लें, BC की आप रेशो इसके साथ ले लें, और इसकी रेशो आप इसके साथ ले लें। ठीक है, मतलब AC की रेशो आप DF के साथ ले लें। तो ये तीनों रेशोस जो आप ले रहे हैं वो क्या होंगी, वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, मेजर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कि इनकी अगर आप तीनों साइड्स की मेजर्स करें, इनकी आप रेशो लें, तो क्या आएगा आपके पास, प्रोपोर्शनल आएगी, वो तीनों आपस में बराबर आएंगी। यानी कि AB रेशो DE, ठीक है, AB रेशो DE, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, AC रेशो DF। ठीक है, AC रेशो DF लिखा हुआ है, और फिर लास्ट क्या लिखा हुआ है, BC रेशो EF। ठीक है, BC रेशो EF। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों आपस में बराबर है, दरम्यान में इक्वल के साइन लगे हुए हैं तीनों के। ठीक है, तो तीनों क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए, ये बात आपने प्रूव करनी है। अब आपने प्रूव करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन करनी है, जो खुद से काम करना है, वो क्या करना है, आपने क्या कर लेना है, आपने सिर्फ एक साइड ए बी को और DE को मद्देनजर रख लेना है। ठीक है, क्योंकि तीन तरीके हो सकते हैं, तीन केसेस हो सकते हैं, इसमें हम तीन केसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास गिवन ये है कि दो ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स जो हैं बराबर हैं आपस में। ठीक है, मतलब इसके तीनों एंगल्स के साथ बराबर हैं आपस में। ठीक है, ये बात इसने बता दी है। अब आपने प्रूव ये करना है कि तीनों साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, अच्छा, ये बात भी आपको समझ आ गई है, बट इसको समझने के लिए तीन तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि ये साइड जो AB है वो DE से छोटी हो। ठीक है, हो सकता है कि ये AB साइड जो है DE से बड़ी हो, और हो सकता है कि ये AB साइड जो है DE से छोटी हो, मतलब बड़ी हो, बराबर हो, या छोटी हो। ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, ये वाली जो साइड आपके पास आ रही है, किसी एक साइड को हम बस मद्देनजर रख लेंगे, बाकी तीनों के लिए हम वो अप्लाई कर सकते हैं बात। ठीक है, तो तीनों में से कोई एक साइड ले लें।
ठीक है। ये ए बी वाली साइड जो है उसको अगर मैं डी ई के साथ अगर मैं देखूं, ठीक है, तो ए बी वाली साइड क्वाइट पॉसिबल है कि मतलब यहां पर हमें नजर भी आ रही है कि ए बी वाली साइड क्या है, बड़ी है डी ई से, ठीक है। हो सकता है कि ए बी वाली साइड जो है वो डी ई से छोटी भी हो और हो सकता है कि ये इक्वल भी हो। तो तीनों केसेस हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सपोज दैट ए बी जो है वो ग्रेटर देन है डी ई से, ठीक है। ये ए बी वाली साइड क्या है, ये बड़ी है इस डी ई से अगर, तो तब हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा केस आपके पास क्या है, दूसरा केस आपके पास है कि मेजरमेंट ए बी इज लेस देन और इक्वल देन डी ई, और हो सकता है कि ये ए बी जो है वो छोटी हो डीई से और हो सकता है कि ये बराबर हो डीई के, ठीक है। ये तीनों केसेस हम डिस्कस करेंगे बारी बारी, और तीनों केसेस के लिए हम प्रूव करेंगे कि तीनों केसेस के लिए जो प्रोपोर्शन का रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने इस थ्योरम में बेसिकली करना है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम पहले केस को लेकर चलेंगे। फिलहाल पहले केस को अगर लेकर चलेंगे, ए बी अगर बड़ी है डीई से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए बी के ऊपर हम एक पॉइंट एल ले लेंगे, ठीक है। इस ए बी वाली लाइन के ऊपर, इस ए बी वाली लाइन के ऊपर हम एक पॉइंट एल ले लेंगे, इस वाली लाइन के ऊपर हम यहां पर एक पॉइंट एल ले लेंगे। ये पॉइंट मैंने एल ले लिया। अच्छा, अब ये एल पॉइंट किस तरीके से होना चाहिए, सच दैट ए एल इज इक्वल टू डी ई, मतलब ये एल पॉइंट मैंने वहां पर लेना है कि ए से एल तक का ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला, ये यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस इस डीई के बराबर हो, ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए ये डिस्टेंस, ठीक है। यहां पर मैंने पॉइंट ले लिया। अब दूसरा पॉइंट मैं ये इस ए सी वाली लाइन के ऊपर लूंगा यहां पर, ठीक है, और पॉइंट वो वाला मैंने इतना लेना है कि ये वाला डिस्टेंस डी एफ वाला डिस्टेंस और ए एम वाला डिस्टेंस, इस पॉइंट को मैं एम का नाम दे दूंगा, ठीक है। हाँ, इस पॉइंट को मैंने एम का नाम दे दिया। तो ए एम वाला डिस्टेंस और डी एफ वाला डिस्टेंस आपस में बराबर हों, ठीक है। इस तरीके से मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, मतलब ए बी के ऊपर मैंने पॉइंट एल लिया सच दैट ए एल इज इक्वल टू डी ई, ठीक है, और ए सी के ऊपर मैंने पॉइंट एम लिया सच दैट ए एम इज इक्वल टू डी एफ, ठीक है। फिर उसके बाद ज्वाइन करना है मैंने एल को और एम को, इन दोनों को आपस में मैंने ज्वाइन करवा देना है, ठीक है। तो ये मैंने आपस में इनको ज्वाइन करवा दिया, कंस्ट्रक्शन थी इस वजह से डॉटेड लाइन में ज्वाइन करवाया। अच्छा जी, ये सारी बातें अब यहाँ पर आप सेम इस चीज को आप यहाँ पर देख लें, ठीक है, क्योंकि ये किचुमिचु हो गया, छोटा हो गया, तो इस वजह से आपको यहाँ पर अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो ये है कि इस सब को आप यहाँ पर देख लें, इसी तरीके से हमारा सारा ये सेटअप बन गया। अच्छा, अब हमने करना क्या है बेसिकली, अब हमने स्टेटमेंट्स और रीजंस में अगर हम आए तो हमारे पास हमें नजर आ रहा है कि ये वाला जो ट्रायंगल हमने बनाया है ए एल एम वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल जो हमारे पास आ रहा है ये डी ई एफ के तकरीबन हमें बराबर बराबर नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे कि इस ए एल एम को डी ई एफ के साथ हम इसको कंपेयर करवा लेंगे, इसकी कोरेस्पोंडेंस करवा लेंगे, ठीक है। तो ए एल एम कोरेस्पोंडिंग विद ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है, एएलएम को डीईएफ के साथ कोरेस्पोंडिंग करवा रहे हैं, मवाजना करवा रहे हैं। और इसमें आपको बेहतर पता है कि जब भी दो ट्रायंगल्स का आप कंपैरिजन करवा रहे होते हैं, कोरेस्पोंडेंस ले रहे होते हैं, तो आपने करना क्या होता है, आपने मतलब ट्रायंगल के 6 कंपोनेंट्स में से कोई भी 3 कंपोनेंट्स बराबर करने होते हैं। 6 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, ठीक है। ये पुरानी बातें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। अच्छा, 3 एंगल्स और 3 साइड्स में से दोनों में से कोई एक आपस में बराबर करने होते हैं, मतलब 3 आपस में बराबर करने होते हैं आपने। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें, इसमें एंगल ए और इसमें एंगल डी, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर थे, एंगल ए और एंगल डी आपस में बराबर थे। ये बात हमने गिवन में कही थी, ठीक है, कि एंगल ए और एंगल डी आपस में बराबर है। ये बात आपने यहां पर लिख ली, रीजन आपने गिवन दे दी। अब उसके बाद आपको पता है कि साइड ए एल, ए से एल तक की जो साइड है वो डी से ई तक की साइड के बराबर है, ठीक है। ए एल और डी ई वाली साइड क्या है, आपस में बराबर हैं। ये बात आपने कंस्ट्रक्शन में कही थी, ठीक है, कि ए एल और डी क्या है, आपस में बराबर हैं। इसी बात को आपने यहाँ पर लिख लिया, इसकी भी रीजन आपने कंस्ट्रक्शन दे दी। फिर उसके बाद आपने कहा था कि ए एम वाली जो साइड है और डी एफ वाली जो साइड है ये भी आपस में बराबर हैं। तो ये भी आपने कहां पर कहा था, कंस्ट्रक्शन में कहा था, तो इसकी रीजन भी आपने कंस्ट्रक्शन में लिख ली, ठीक है। अब जब 3 चीजें बराबर हो गई हैं तो आप क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं। तो आप लिख लेंगे ट्रायंगल एएलएम इज कांग्रुएंट विद ट्रायंगल डीईएफ। तो क्या हो गया कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर हो गए। जब दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर हो गए हैं तो फिर अब आप क्या करेंगे, अब आप ऐसे करेंगे कि इसकी चलो रीजन पहले दे दें कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट कि मतलब दो साइड्स और एक एंगल्स क्या है वो आपस में बराबर हैं दोनों ट्रायंगल्स के। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में बराबर हो गया, ठीक है। अब आप करेंगे बेसिकली ये काम कि देखिए, आप इस एंगल एल को देखेंगे, ठीक है, इस एंगल एल को देखेंगे आप, और इस एंगल एम को देखेंगे, ठीक है।
फिर सिमिलरली सॉरी ये एंगल एम नहीं एंगल ई है, पॉइंट ई के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, बन रहे हैं। तो एंगल एल और एंगल ई जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से ये एंगल एम जो है, इस एम पॉइंट के ऊपर ये जो एंगल बन रहा है ये इस एफ पॉइंट के एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर है? क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में बराबर हैं। जब दो बराबर ट्रायंगल्स होते हैं तो उनके मतलब सारे के सारे एंगल्स और सारी की सारी साइड्स बराबर होती हैं 100%, ठीक है। तो अब क्या है कि ये दोनों बराबर ट्रायंगल्स थे, इस वजह से इनके कोरिस्पोंडिंग एंगल्स जो हैं वो क्या है, बराबर हैं। एंगल एल जो है वो एंगल ई के बराबर है और एंगल एम जो है वो एंगल एफ के बराबर है, ठीक है। तो ये बात आपने यहां पर लिख ली कि एंगल ई इज कांग्रुएंट विद एंगल एल, ठीक है। एंगल एल और एंगल ई आपस में बराबर हो गए और एंगल एम और एंगल एफ आपस में बराबर हो गए। और इसकी रीजन क्या दी कि कांग्रुएंट ट्रायंगल्स के कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हैं, दो बराबर ट्रायंगल्स के कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हैं ये। अच्छा, अब आपने क्या कहा कि एंगल एल और एंगल ई आपस में बराबर हैं, ठीक है। एंगल एल और एंगल ई आपस में बराबर हैं, बट आपको गिवन में क्या कहा गया था कि एंगल ई के साथ जो बराबर है वो तो एंगल बी है, ठीक है। ये आपको गिवन में कहा गया था कि एंगल बी और एंगल ई आपस में बराबर हैं, जबकि यहां पर आपको क्या कहा गया कि एंगल एल और एंगल ई आपस में बराबर हैं, ठीक है। गिवन में आपको क्या कहा गया था, एंगल ई और एंगल बी, और यहां पर एंगल ई और एंगल एल। तो अब देखें इसमें भी एंगल ई है, इसमें भी एंगल ई है और इसमें भी एंगल ई है। तो अब एंगल ई ये कॉमन हो गया तो इक्वल की दूसरी वाली साइड एंगल एल एंगल बी के भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। इससे आप क्या कह सकते हैं कि एंगल एल और एंगल बी आपस में बराबर हैं। तो ये बात आपने कह दी। अब इसी तरीके से आपने क्या कहा कि एंगल एम और एंगल एफ ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, बट गिवन में आपने कहा था कि एंगल एफ जो है वो एंगल सी के बराबर है, एंगल एफ जो है वो एंगल सी के बराबर है। यह बात आपने गिवन में कही थी, तो ठीक है। अब एंगल एम अगर एंगल एफ के बराबर है, ठीक है, और यही एंगल एफ जो है वो एंगल सी के भी बराबर है, तो ये वाला जो एम है ये इस सी के भी बराबर होगा, ठीक है। एंगल एम एंगल सी के बराबर होगा। अच्छा जी, अब आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है? अब आपके पास रिजल्ट ये आ रहा है कि एंगल एल और एंगल बी आपस में बराबर हैं। इसी तरीके से एंगल सी और एंगल एम आपस में बराबर हैं, ठीक है। ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है। क्या मतलब एंगल एल और एंगल बी, इसको अगर आप डायग्राम में देखें तो ये एंगल एल जो है वो इस एंगल बी के साथ बराबर आ रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर आ रहे हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से दूसरा क्या रिजल्ट है, एंगल एम और एंगल सी आपस में बराबर है, यानी कि ये वाला एंगल एम और ये वाला एंगल सी, ठीक है। ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो यहां पर क्या बात बन रही है, ये वाला एंगल अगर इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल अगर इस एंगल के बराबर है, तो ये तो प्रॉपर्टी पैरेलल लाइंस की है कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं, जो दो कभी भी आपके पास पैरेलल लाइंस होंगी तो उसमें क्या होगा, उसमें अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं, कट कर भी रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड अच्छा, उसमें अगर आप इस तरीके से कट कर भी रहे हैं, मतलब तो क्या हो जाएगा कि ये वाला एंगल और ये कट करके जो जा रहा है ये वाला एंगल, इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होंगे ये आपस में बराबर होंगे। तो ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है। तो आप क्या कह देंगे कि इस रिजल्ट से आपको पता चल गया है कि ये वाली बीसी वाली लाइन और एल एम वाली लाइन, ये दोनों लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल है। आपका बेसिकली जो यहाँ पर ज्यादातर काम था वो पैरेलल लाइंस के साथ ही था, रेशो और प्रोपोर्शंस में, क्योंकि आपने पहला थ्योरम भी पढ़ा, दूसरा भी पढ़ा, तीसरा भी पढ़ा। तीनों में हम क्या कर रहे थे, ट्रायंगल्स के ऊपर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे थे जो प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही थी, ठीक है, ट्रायंगल को। तो वो थ्योरम्स होप्स हो के आपके जहन में होंगे, नहीं भी हैं तो हल्के से मैं रिमाइंड करवा दूंगा। अच्छा, एंगल एल एम जो है वो पैरेलल है एंगल बीसी के, ठीक है। सॉरी, लाइन एल एम जो है वो लाइन बीसी के पैरेलल है, लाइन एल एम जो है वो पैरेलल है लाइन बीसी के, ठीक है। यहां तक ये बात आपको क्लियर हो गई। अब ये जब दोनों लाइंस बराबर मतलब आपस में पैरेलल हैं, तो आपने थ्योरम जो पढ़ा था, पहला जो थ्योरम आपने पढ़ा था वो आपने यही पढ़ा था कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल हो, अगर आपके पास एक ट्रायंगल हो अच्छा चलिए बना देते हैं। अच्छा, अगर आपके पास एक ट्रायंगल हो और उसके अंदर ऐसे एक लाइन कट करके जाए, ठीक है, तो वो लाइन क्या करती है, वो लाइन इस ट्रायंगल्स की साइड्स को, मतलब ये जो थर्ड लाइन आपने ड्रॉ की है ना ट्रायंगल के ऊपर, आपने ये वाली जो लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन जरूरी है कि ये लाइन क्या हो, इस थर्ड वाली लाइन के पैरेलल हो। मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये जो नीचे वाली है, ये दोनों लाइंस आपस में अगर पैरेलल हों तो ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है ये क्या कर देती है, ये इन साइड्स वाली लाइंस को क्या कर देती है, प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देती है। प्रोपोर्शनली में इस तरीके से था कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है और ये ई है, अगर लेट्स सपोज मैं नाम वैसे ही दे रहा हूं, तो ए बी रेशो बी सी इज इक्वल टू ए डी रेशो डी ई। तो ये वाली चीज इस तरीके से आपको डिवाइड करके देती है, ठीक है। तो यहां पर डिवीजन जो होनी चाहिए
उसके मुताबिक कि एक पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन अगर इस ट्रायंगल को कट करके जा रही है, ठीक है, मतलब इस वाली लाइन के साथ, थर्ड साइड के साथ अगर ये वाली लाइन पैरेलल है, तो इसे क्या करना चाहिए, इस वाली साइड को, ए बी वाली साइड को और ए सी वाली साइड को इसने प्रोपोर्शनली डिवाइड करना है। मतलब ए एल रेशो एल बी इज इक्वल टू ए एम रेशो एम सी। ये चीज हमने पढ़ी थी पिछले थ्योरम के अंदर। बट ये डिवीजन इस तरीके से भी हो सकती है कि प्रोपोर्शनली जो डिवाइड कर रहा है ना, वो इस तरीके से भी हो सकता है कि ए एल रेशो ए बी हो सकता है, ठीक है। यानी कि यहां पर अगर मैं देखूं तो ए बी रेशो ए सी इज इक्वल टू ए डी रेशो ए ई, ये बात आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी आप इसी तरीके से कहेंगे कि ए एल रेशो ए बी इज इक्वल टू ए एम रेशो ए सी, ठीक है। तो ये बात आप यहां पर कहेंगे कि ए एल रेशो ए बी इज इक्वल टू ए एम रेशो ए सी, ठीक है। यहां तक होप सो क्लियर होगा। ये आपने वही पहले थ्योरम वाले कॉन्सेप्ट को आपने रिमाइंड करवाया है, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को आपने यहां पर अप्लाई किया है, ठीक है। कि ये जब आपके पास एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं और वो लाइन जो है वो थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो पैरेलल होने की वजह से वो क्या कर देगी, वो बाकी के दो साइड्स को क्या कर देगी, प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देगी। तो वही कॉन्सेप्ट आपने यहां पर 100% यूज किया है। अच्छा जी, अब अगर आप यहां पर देखें तो ए एल जो है, ए एल वो डीई के बराबर था आपके पास, यानी कि ये ए एल वाली लाइन जो है वो डीई वाली लाइन के साथ बराबर थी। ये बात आपने ये यहां पर लिखी थी कि ए एल और डीई जो है वो आपस में बराबर हैं। ये कंस्ट्रक्शन में आपने ये बात कही थी, ठीक है, आपने ये बात कही थी। इसी तरीके से ए एम जो है वो डी एफ के बराबर था, ये बात भी आपने यहां पर कंस्ट्रक्शन में कही थी। तो अब आप क्या करेंगे कि ए एल की जगह डी ई पुट कर देंगे और ए एम की जगह डी एफ पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर सिमिलरली जब ए एल डी ई के बराबर है तो ए एल की जगह आपने डी ई पुट कर दिया, इस बात को मद्देनजर रखते हुए, और ए एम डी एफ के अगर बराबर है जैसे यहां पर हमने कहा, तो ए एम की जगह आपने डी एफ लिख दिया। बाकी ये वाली सारी इक्वेशन वही रह गई, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया कि इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ठीक है। इसकी रीजन आपने यही वाली बातें दी जो मैंने आपको बता भी दी और साथ कंस्ट्रक्शन लिख दिया। अच्छा जी, अब इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये बात करेंगे, नेक्स्ट हम ये काम करेंगे, एक सेकंड। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम ये करने लगे हैं कि सिमिलरली बाय इंटरसेप्टिंग द सेगमेंट्स ऑन बी ए एंड बी सी वी कैन प्रूव दैट। अब पहले हमने क्या किया था, पहले हमने वही दो ट्रायंगल्स लिए थे, देखें ये वाला ट्रायंगल एक हो गया और एक ये वाला ट्रायंगल हो गया। अच्छा जी, इस ट्रायंगल को मैं कह देता हूं ए बी सी हस्बे मामूल, और इसको मैं क्या कह देता हूं डी ई एफ। अच्छा जी, अब हमने किया क्या था, हमने पहले जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी इंटरसेप्ट करने वाली, वो किसके ऊपर की थी, ए बी के ऊपर और ए सी के ऊपर, ठीक है। एक पॉइंट हमने ए बी के ऊपर ड्रॉ किया था और दूसरा हमने ए सी के ऊपर ड्रॉ किया था, ठीक है। तो उससे हमारे पास ये वाली बात प्रूफ होकर आई थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा काम करेंगे कि इंटरसेप्टिंग सेगमेंट्स जो हैं वो हम ड्रॉ करेंगे बी ए और बी सी के ऊपर, ठीक है। ये बी ए के ऊपर और दूसरी किसके ऊपर एक सेकंड, एक हम ड्रॉ करेंगे बी ए और बी सी के ऊपर, बी ए, अच्छा ठीक है, बी ए के ऊपर एक हम पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, बी ए के ऊपर हम यहां पर एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे और बी सी के ऊपर हम ये यहां पर एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और ये जो ड्रॉ करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, ये अब पिछली बार के लिए था, सो इस पॉइंट को मैं गायब कर रहा हूं। अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है ये बी से यहां तक ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये लाइन जो होगी वो डी ई के बराबर होगी, ठीक है। ये वाली लाइन जो है यहां पर इसको मैं एल का नाम दे देता हूं और इसको मैं एम का नाम दे देता हूं, ठीक है। अच्छा, ये एल बी जो होगा वो डी ई के बराबर होगा और बी एम जो है वो ई एफ के बराबर होगा। इस तरीके से हम ये यहां पर एक ड्रॉ कर देंगे और इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे कंस्ट्रक्शन में जैसे हमने पहले किया था। तो ये अब आपके पास ये वाला जो ऊपर वाला ट्रायंगल है एल एम बी वाला, वो डी एफ ई वाले इस ट्रायंगल के साथ बराबर आ जाएगा और यही वाला सारे का सारा प्रोसीजर रिपीट करके एट द एंड जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि डी ई रेशो ए बी था ना आपके पास, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास सेम डी ई रेशो ए बी, क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन जो है वो सेम थी, ठीक है। इसमें भी आपने इस वाली लाइन को के ऊपर डॉट लगाया था ना, इसमें भी आपने इसी लाइन के ऊपर लगाया, बट दूसरा उसमें ये वाली साइड थी, मतलब ए सी वाली साइड थी, इसमें दूसरी जो साइड है वो बी सी वाली है, ठीक है। तो बी सी वाली साइड है, तो इस वजह से यहाँ पर ई एफ रेशो बी सी आ जाएगा बस,
ठीक है, मतलब जैसे डी एफ रेशो ए सी आया था ना, तो इसमें क्या आ जाएगा ई एफ रेशो बी सी, ठीक है, क्योंकि उसमें ये वाली साइड रेशो ये वाली साइड आई थी, ठीक है, डी एफ रेशो ए सी आया था, ये देखें आप, डी एफ रेशो ए सी आया था वहां पर, डी एफ रेशो ए सी, क्यों, क्योंकि आपने जो पॉइंट्स ड्रा किए थे वो आपने डी एफ वाली लाइन को मद्देनजर रखते हुए ए सी वाली लाइन के ऊपर, ये यहां पर एम पॉइंट ड्रा किया था, बट इसमें आपने कहां पर पॉइंट ड्रा किया, इसमें आपने बी सी वाली लाइन के ऊपर पॉइंट ड्रा किया और ई एफ वाली लाइन को मद्देनजर रखते हुए किया, ठीक है, तो ये वाला आपके पास अब रिजल्ट आ जाएगा कि ई एफ रेशो बी सी, ठीक है, जब ये वाली लाइन कट हुई तो इसका रिजल्ट जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, डी ई रेशो ए बी, यहां पर भी रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा, बट ये वाला जो रिजल्ट है ये वाला, ये चेंज होकर आएगा ई एफ रेशो बी सी हो जाएगा। क्यों चेंज हो रहा है ये वाला रिजल्ट, इसकी मैंने आपको रीजन बता दी है कि उसमें हमने पॉइंट ए सी वाली लाइन के ऊपर लिया था जो डी एफ के बराबर था, और इसमें हमने जो पॉइंट लिया है वो बी सी वाली लाइन के ऊपर लिया है जो ई एफ के बराबर है, तो ई एफ रेशो बी सी हमारे पास आएगा, ठीक है, उसको मद्देनजर रखते हुए। अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को देखें, इस वाली और इस वाली इक्वेशन को देखें, तो डीई और ए बी, डीई और ए बी ये दोनों क्या है, ये आपस में सेम है, जब ये दोनों आपस में आपके पास सेम आ रही हैं तो आपके पास क्या होगा, डी एफ ओवर ए सी और ई एफ ओवर बी सी ये दोनों भी आपके पास सेम होंगी, तो अब आपने क्या कर दिया है कि डीई रेशो ए बी, डी ओवर ए बी, फिर उसके बाद डी एफ ओवर ए सी, डी एफ ओवर ए सी और ई एफ ओवर बी सी, मतलब ये चीज आपने लिख दी है, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके आपने मैथमेटिकली मतलब आपने सॉल्व कर दिया है, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके आपने लिख लिया है। अब आपने क्या यही चीज प्रूव करनी थी, नहीं, वहां पर तो ए बी ओवर डी ई है, ए बी ओवर डी ई है, तो मतलब अगर आप गौर से देखें तो आप क्या करेंगे कि आपके पास वही प्रूव होने वाली चीज आ जाए, सिर्फ एक छोटा सा स्टेप करना है यहां पर। अच्छा जी, ये जो छोटा सा स्टेप होगा वो क्या होगा, वो रेसिप्रोकल लेना होगा। रेसिप्रोकल किस तरीके से लेंगे, जल्दी से आप मुझे देखकर बताएं। रेसिप्रोकल में जो नीचे वाली चीज होती है वो ऊपर चली जाती है, जो ऊपर वाली होती है वो नीचे चली जाती है। लेट्स सपोज, मतलब जैसे यहां पर अगर आप देख लें तो क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ए बी रेशो मेजरमेंट डी ई इज इक्वल टू, ये ऊपर लाइन सेगमेंट का बेशक साइन लगा दें, मेजरमेंट ए सी, ये नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, मेजरमेंट ए सी रेशो मेजरमेंट डी एफ इज इक्वल टू मेजरमेंट बी सी रेशो मेजरमेंट ई एफ। अच्छा जी, ये बात हो गई। अब आपने क्या कर दिया, ये आपने उसका अगर रेसिप्रोकल लिया तो इसकी आप बेशक रीजन भी यहां पर लिख लेंगे, बाय टेकिंग रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल। अच्छा जी, तो रीजन आपने ये वाली दे दी। अब अगर आप इस रिजल्ट को वो टू प्रूव वाले रिजल्ट के साथ सेम करें, जरा जल्दी से मैच करें, देखें गौर से, क्या ये दोनों सेम है? जी, ये दोनों सेम है, तो आपने जो बात प्रूव करनी थी वो बात आपके पास प्रूव होकर आ गई है, बट ये बात किसके लिए, पहले किसके लिए प्रूव होकर आई है, ठीक है। सपोज दैट ए बी इज ग्रेटर देन डी ई, ठीक है। अब दो केस बाकी रहते हैं कि अगर ये ए बी वाली साइड जो है वो लेस देन हो जाए डीई के, या फिर अगर ए बी वाली साइड जो है वो इक्वल हो जाए डीई के, तो तब क्या होगा। अब अगर ए बी वाली साइड जो है वो डीई के लेस देन हो जाए, क्या मतलब होगा इस बात का, चले जल्दी से यहां पर मैं दोबारा ट्रायंगल्स बना देता हूं, क्योंकि समझाना जो है वो इन डेप्थ समझाना है। अब ए बी वाली साइड और डीई वाली साइड, इन दोनों का हम मवाजना कर रहे थे ना, इसमें अब मैं थोड़ा सा ट्रायंगल्स में चेंजिंग ला रहा हूं, आप समझ जाएंगे। अच्छा, क्या है, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी था और ये वाला ट्रायंगल क्या था, डीई एफ था। अच्छा, अब अगर आप देखें तो हमारा सेकंड केस क्या कह रहा है कि ए बी वाली साइड जो है वो छोटी है डीई से, ठीक है, ये वाली साइड जो है ए बी वाली ये छोटी है इस डीई वाली साइड से, ठीक है। अब क्या है कि डीई वाली साइड जो है वो ए बी वाली साइड से बड़ी है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो गया, सिर्फ चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई है, मतलब पहले जो ट्रायंगल बड़ा था वो छोटा हो गया और जो छोटा था वो बड़ा हो गया सिमिलरली, बट क्या होगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं,
सिमिलर है मतलब कि एंगल्स जो है इसका और उसका वो बराबर है। अब आप करेंगे क्या कि उसमें आपने क्या किया था, इस वाले ट्रायंगल के ऊपर आपने लाइंस ड्रॉ की थी, ठीक है, ये सेगमेंट ड्रॉ की थी, पहले यहां पर की थी और फिर यहां पर आपने कर दी थी। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस वाले ट्रायंगल के ऊपर ये सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ये जो एल एम वाली की थी ना, एल और एम वाली जो सेगमेंट आपने ड्रॉ की थी, तो ये अब आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर पहले करेंगे और फिर इस साइड के ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे सारे इसी तरीके के साथ, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो सेम यही वाली बात क्या होगी, प्रूव होकर आ जाएगी, ठीक है। यही वाली बात आपके पास प्रूव होकर एज इट इज आ जाएगी। तो इसको आपको सॉल्व करने की एज इट इज जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहां पर इंग्लिश में स्टेटमेंट सिर्फ इसकी लिख दें कि चलो मैं जल्दी से यहां पर लिख देता हूं जी। तो स्टूडेंट्स अभी हमने यहाँ पर ये बात लिख ली कि अगर ए बी जो है वो छोटा है डी ई से, ठीक है, मतलब जैसे अभी आपको मैंने ड्रॉ करके भी बताया कि ए बी वाली साइड क्या है वो अगर छोटी है और डी ई वाली साइड अगर बड़ी है, ठीक है, तो क्या है कि इट कैन सिमिलरली बी प्रूव्ड बाय टेकिंग द इंटरसेप्ट ऑन द साइड्स ऑफ डी ई एफ। मतलब डी ई एफ वाला जो ट्राइंगल है, अगर ये वाला मतलब भाई इसमें ये डी ई वाली साइड अगर बड़ी हो रही है तो मतलब ये ट्राइंगल एक किस्म का बड़ा हो जाएगा। फिर आप इसमें क्या करेंगे कि इस ट्राइंगल की साइड्स के ऊपर इंटरसेप्ट्स आप ड्रॉ कर देंगे जैसे आपने पहले यहां पर किए थे, ठीक है। तो उस तरीके से आप ये बात क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे, ठीक है। यहां तक सेकंड केस तो आपका कंप्लीट है। अब आ जाता है आपका लास्ट केस कि अगर ए बी और डी ई जो है वो आपस में बराबर हों, ठीक है, अगर ए बी और डी ई आपस में बराबर हों। चलो मैं जल्दी से यहाँ पर ये साइड पे छोटी सी जगह बची हुई है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना, तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। अगर मतलब दोनों ट्राइंगल्स जो हैं आपस में अगर बराबर हैं, ये ट्राइंगल ए बी सी और ये ट्राइंगल आपके पास डी ई एफ, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स अगर आपके पास बराबर हैं मतलब बिल्कुल इक्वल हैं, बराबर ट्राइंगल्स की बात नहीं हो रही, यहां पर साइड्स की बात हो रही है। चले यहां पे छोटी सी जगह बची हुई है, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। अगर ये दो ट्राइंगल्स में यहां पर ड्रॉ कर लूं, ट्राइंगल ए बी सी और ये ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, तो अगर ये वाली साइड ए बी और ये वाली साइड डी ई, ठीक है, अगर ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हों, ठीक है, ये दोनों अगर साइड्स आपस में बराबर हों तो फिर हमें कोई भी इंटरसेप्ट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पहले तो एक साइड बड़ी होती थी एक छोटी होती थी, तो हम दोनों को बराबर करने के लिए हम इंटरसेप्ट ड्रॉ कर लेते थे, ठीक है। मतलब ए बी बड़ी थी, डी ई छोटी थी पहले हमारे पास, तो हमने क्या किया था, डी ई के बराबर में एक ए एल वाली साइड हमने ड्रॉ कर दी थी। बट अभी तो हमें पता है कि ये ए बी वाली साइड और डी ई वाली साइड जो है ये दोनों आपस में हैं ही बराबर। तो जब हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली मतलब इन्हीं दो ट्रायंगल्स की आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस करवा लेंगे। पहले तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को ये इंटरसेप्ट ड्रॉ करके बराबर करते होते थे और फिर इस ऊपर वाला ए एल एम का डी ई एफ के साथ हम कॉरेस्पॉन्डेंस करते होते थे ना, इस तरीके से हम करते होते थे। बट अभी हमारे पास क्या है, इनकी साइड्स आपस में बराबर हैं, तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स का आपस में ही कॉरेस्पॉन्डेंस करवा लेंगे, ठीक है। तो जब हम इन दोनों का ए बी सी ट्रायंगल का डी ई एफ के साथ अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस करवाएंगे तो हमने तीन चीजें बराबर करनी होंगी। हमें पता है कि एंगल ए जो है, ये वाला एंगल ए जो है ये एंगल किसके, एंगल डी के बराबर है। ये साइड ये ट्रायंगल जो है ए बी सी है और ये क्या है, ये डी ई और एफ है, ठीक है। तो ये क्या है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, ये बात हमें पता थी। ये कहां से पता थी, गिवन में पता थी। ये यहाँ पर हमने कहा था कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है। अच्छा जी, अब उसके बाद दूसरी चीज क्या है, एंगल बी और एंगल ई भी आपस में बराबर हैं। ये वाला एंगल बी जो है ये एंगल ई के भी बराबर है, ये बात भी हमारे पास गिवन में थी। अब उसके बाद लास्ट चीज, अभी यहाँ पर हमें जो चीज दी हुई है, ठीक है, ये यहाँ पर हमें जो एक चीज गिवन है कि ए बी साइड और डी ई साइड ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हमने क्या करना होता है, दो साइड्स और एक एंगल या दो एंगल्स और एक साइड हमने प्रूव करनी होती है। तो साइड जो है हमारे पास ए बी और डी ई जो है ये दोनों साइड्स हमें इक्वल दी हुई है, ठीक है, ए बी और डी ई। ये जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं इस केस में हमें पता है कि ए बी और डी ई क्या है, आपस में बराबर है। तो थर्ड चीज हमने ये वाली लिख ली, ठीक है। अब ए बी और डी ई जो है, ए बी और डी ई यहाँ पर हमने लिख लिया। अच्छा, अब दो एंगल्स और एक साइड जब आपस में बराबर है इस वाले ट्रायंगल की इस वाले ट्रायंगल के साथ, तो क्या हो गया कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर हो गए।
ठीक है। जब दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर हो गए तो अब क्या होगा, अब इनकी बाकी साइड्स भी आपस में बराबर होंगी, ठीक है। जब दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर है ना, तो फिर क्या होंगी, इनकी बाकी साइड्स भी आपस में बराबर होंगी, यानी कि ए बी डी ई के बराबर है, ये बात तो हमें पहले से गिवन थी। अब क्या होगा, ए सी जो है वो डी एफ के बराबर होगा और बी सी जो है वो ई एफ के बराबर भी होगा, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर है, ठीक है। तो अब अगर हम वो ले लें, मतलब अगर हम यहाँ पर वो प्रोपोर्शन वाला साइन ले, मतलब वो वाला सीन ले लें, वो वाला तरीका चला लें, तो क्या होगा, अगर ए बी का मैं रेशो लूं डी ई के साथ, ठीक है, फिर बी सी का लूं मैं ई एफ के साथ और ए सी का मैं लूं डी एफ के साथ, ठीक है, ए सी का डी एफ के साथ, बी सी का ई एफ के साथ, तो अब हमें पता है कि सारी साइड्स क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन वाला सीन तो आ गया, बट ये इक्वल टू 1 आएगा। इक्वल टू 1 क्यों आएगा, देखें आपके पास अगर दो चीजें बराबर लिखी हुई है, लेट्स सपोज आपके पास 2/2 लिखा हुआ है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों कट होके आपको आंसर 1 नहीं देंगे। तो इसी तरीके से आपको पता है कि ए बी और डी ई ये दोनों बराबर हैं आपस में, ठीक है। इसी तरीके से ए सी और डी एफ भी आपस में बराबर हैं। ये दोनों क्यों बराबर हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स बराबर थे। तो क्या हो गया कि बी सी और मतलब ए सी और डी एफ जो थे ये भी आपस में बराबर थे। फिर इसी तरीके से बी सी और ई एफ ये भी क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। ए सी डी एफ के बी सी ई एफ के बराबर है, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल्स दोनों बराबर हो गए थे। तो जब बराबर चीजों को आप आपस में डिवीजन में लिखते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो ये भी अगर आप देखें तो ये प्रोपोर्शन वाला सीन क्या आ रहा है, इसमें भी आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो अब आपने प्रूव तो यही वाली बात करनी थी, तो ये आपने क्या कर दी, बारी बारी आपने तीनों केसेस के लिए प्रूव कर दी। सबसे पहले यहां पर आपने प्रूव की, फिर सेकंड के लिए भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं और थर्ड के लिए आपने इस तरीके से कर ली, ठीक है। जल्दी से हम एक बार रिवाइज कहते हैं तो कर लेते हैं, चलें, है वैसे करने की जरूरत नहीं है बहुत लंबा थ्योरम में, बट चलें जल्दी से हम कर लेते हैं एक बार। अच्छा जी, थ्योरम 14.1.4, अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं और क्या है कि वो सिमिलर हैं मतलब कि इसके तीनों एंगल्स जो है वो इसके तीनों एंगल्स के साथ अगर बराबर हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तीनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो आपने प्रूव क्या करना है कि प्रोपोर्शंस मतलब इसकी जो साइड्स हैं वो इसकी साइड्स के साथ प्रोपोर्शनल है मतलब ए बी रेशो डी ई और ए सी रेशो डी एफ और बी सी रेशो ई एफ, ये तीनों क्या होंगे, मतलब आपस में बराबर आएंगे, तीनों रेशियोज जो आएंगे वो आपस में बराबर आएंगे। ये बात आपने प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्शन में आपने तीनों केस लिए, ए बी साइड को पहले डी ई से बड़ा लिया, फिर ए बी साइड को आपने डी ई से छोटा लिया, फिर ए बी साइड को आपने डी ई के बराबर लिया और आपने इन तीनों चीजों को प्रूव करना था। अच्छा जी, फिर आप क्या करेंगे, अब अगर आपने ए बी वाली साइड को बड़ा लिया हुआ है डी ई से, तो अब क्या कर देंगे, ए बी वाली साइड के ऊपर पॉइंट एल ड्रॉ कर देंगे कि डी ई के साथ बराबर आ जाए, मतलब ए एल जो हो वो डी ई के साथ बराबर आ जाए। इसी तरीके से ए सी वाली साइड के ऊपर आप पॉइंट एम ड्रॉ कर लेंगे कि ए एम जो है वो क्या आ जाए, डी एफ के बराबर आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लेना है सिस्टम। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स का ये जो आपके पास ऊपर वाला ट्रायंगल आ रहा है ए एल एम वाला, इसका आप इस ट्रायंगल के साथ अगर कंपैरिजन करवाएंगे, दोनों ट्रायंगल्स आपके पास बराबर आ जाएंगे तीन चीजें प्रूव करने के बाद। फिर आप क्या करेंगे, इस वाले एंगल को इसके एंगल के साथ बराबर रखेंगे, इसको इसके साथ रखेंगे, बट आपको पता था बी ई के बराबर है और सी जो है वो एफ के बराबर है। तो जब ये वाला भी इसके बराबर है और नीचे वाला भी इसके बराबर है, तो क्या होंगे, ये वाले दोनों एंगल्स आपस में भी बराबर होंगे, बी और एल वाला, ठीक है। इसी तरीके से एम वाला जो है वो भी एफ के बराबर है, सी वाला जो है वो भी एफ के बराबर है, यहाँ पर जो सारा सिस्टम चल रहा है। तो एम वाला और सी वाला जो होंगे ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आपने क्या कर दिया, एम वाला सी के बराबर हो गया, एल वाला बी के बराबर हो गया। अब जब ये दोनों एंगल्स भी बराबर हैं, ये दोनों एंगल्स भी बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइंस जो जा रही हैं ये पैरेलल जा रही हैं, ठीक है। जब ये दोनों लाइंस अगर आपके पास पैरेलल हैं, तो आप पैरेलल लाइंस वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि रेशो में या प्रोपोर्शन में हम उसे किस तरीके से लिखते थे। तो आप अपना पहला थ्योरम अगर देखें तो उसके अंदर आपने यही वाला काम किया था कि इसमें आप क्या लिख सकेंगे, ए एल रेशो ए बी और ए एम रेशो ए सी लिख सकेंगे। वहां पर जो हमारे पास था पहले थ्योरम के अंदर था वो हमारे पास था ए एल रेशो एल बी था, ठीक है। बट आप प्रोपोर्शनली जो डिवाइड कर रही है, मतलब ये जो पैरेलल लाइन है वो जो अपने साथ मतलब जिस लाइन को उसने कट किया हुआ है उस लाइन को जो प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है वो इस तरीके से प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है कि मतलब प्रोपोर्शनली डिवाइड इस तरीके से भी हो सकता है, ए एल रेशो एल बी भी हो सकता है और ए एल रेशो ए बी भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप ए एल रेशो ए बी कर रहे हैं तो फिर ए एम रेशो ए सी करेंगे। तो यहाँ पर हमने यही वाला काम किया, ए एल रेशो ए बी और ए एम रेशो ए सी। फिर अब ए एल जो है वो डी ई के बराबर है और ए एम जो है वो डी एफ के बराबर है। ये बात हमारे पास ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में थी, तो हमने ए एल की जगह डी ई लिख दिया, ए एम की जगह डी एफ लिख दिया और यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन 1 बन गई। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर अभी हमने क्या किया था, हमने ए बी वाली साइड के ऊपर मतलब
एल जो पॉइंट लिया था वो ए बी के ऊपर लिया था और एम जो लिया था वो ए सी के ऊपर लिया था। अब दोबारा हम क्या करेंगे, एल वाला पॉइंट ए बी के ऊपर ही रखेंगे, बट वो पॉइंट ये यहाँ पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एल बी जो होगा वो किसके, डी ई के बराबर होगा। दूसरा हम क्या करेंगे, ई एफ को बी बी एम के साथ बराबर कर देंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ पर रख देंगे, तो जो लाइन आएगी वो इस तरीके से आएगी जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया था। तो वो वाला सारा सिस्टम करके हम ये बात प्रूव कर सकेंगे कि मतलब अब ए बी वाला पॉइंट तो एल के ऊपर ही है, ठीक है, ए बी के ऊपर जो पॉइंट है वो तो एल ही है और वो डी ई के बराबर ही है, तो डी ई रेशो ए बी ई आएगा जैसे यहाँ पर आपके पास इस इक्वेशन में आया है, ठीक है। बट दूसरा पॉइंट आपने क्या किया, बी सी के ऊपर लिया और वो ई एफ के बराबर आएगा, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, ई एफ रेशो बी सी आएगा, ई एफ रेशो बी सी आएगा, ना कि डी एफ रेशो ए सी आएगा, ठीक है। तो अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली चीज प्रूव होकर आ जाएगी, बट ये उलट आएगी। तो आप क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको मतलब नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे लिख देंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट प्रूव होकर आ जाएगा पहले केस के लिए, ठीक है, पहले केस के लिए। अब दूसरा केस क्या है कि ए बी अगर क्या हो जाए छोटा हो जाए डी से, अगर आपके पास ए बी वाली साइड जो है ये छोटी हो और डी ई वाली साइड आपके पास अगर बड़ी हो तो क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे, आप इस डी ई एफ वाले ट्रायंगल के ऊपर ये एल एम वाले इंटरसेप्ट जो है आप यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जब आप यहाँ पर ये वाले इंटरसेप्ट ड्रॉ कर देंगे मतलब ये वाला ट्रायंगल बड़ा हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल छोटा हो जाएगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको भी सॉल्व करके आपके पास सेम रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, सेम आप प्रूव कर सकते हैं। तो इस बात को आपने सिंपली यहाँ पर लिख लिया कि इफ ए बी is less than DE, it can similarly be proved by the taking the intercept on the sides of triangle DEF के DEF वाली ट्रायंगल के ऊपर आप इंटरसेप्ट यूज करके इसको प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट चीज जो आपके पास आएगी वो क्या आएगी कि अगर ए बी और डी आपस में बराबर हैं, ठीक है, पहले तो हमारे पास क्या था कि ए बी और डी आपस में बराबर नहीं होते थे, तो हम ये एल एम वाले इंटरसेप्ट ड्रॉ करके तो हम दोनों ट्रायंगल्स को बराबर प्रूव लाते थे, ठीक है, ए एल एम वाले को डी ई एफ के साथ लाते थे। बट अब ए बी और डी ई जो है वो अगर आपस में दोनों बराबर आ जाएं तो इसका क्या मतलब है कि दोनों ट्रायंगल्स को हम डायरेक्टली बराबर प्रूव कर सकते हैं। तो हमने दोनों ट्रायंगल्स का डायरेक्टली मुवाजना करवा लिया ए बी और डी ई वाले केस में, ठीक है। तो ए बी और डी जब बराबर थे तो हमने दोनों को डायरेक्टली कंपेयर करवा दिया, तीन चीजें बराबर प्रूव करवाई। जब तीन चीजें बराबर प्रूव करवाई तो हमें पता है ए बी जो है वो डी ई के है ही बराबर, बाकी दोनों साइड भी जो होंगी वो आपस में बराबर होंगी। तो इनके ऊपर जब ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो जब दो बराबर चीजों का आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर 1 आता है। तो इसी तरीके से इनका जो प्रोपोर्शन आएगा वो 1 के बराबर आएगा, बट इनका भी ये प्रोपोर्शनली जो होंगी ये क्या है, ये भी इक्वल हैं, मतलब सबका आंसर इक्वल टू 1 आ रहा है। मतलब कि क्या है कि इनकी जो तीनों साइड्स के मेजर हैं वो क्या है, उनका प्रोपोर्शन अगर आप लें तो वो इक्वल रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। इसका रिजल्ट भी 1 है, इसका रिजल्ट भी 1 है और इसका रिजल्ट भी 1 है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ जाएगी। तो क्या है कि इसके भी जो रेशो है वो भी प्रोपोर्शनल है, या मतलब ये जो साइड्स डिवाइड हो रही हैं ये भी प्रोपोर्शनली डिवाइड हो रही हैं, यानी कि इसका भी तीनों रेशियोज जो है वो आपके पास बराबर आंसर दे रही हैं, इसकी भी दे रही हैं और इस सेकंड वाले केस की भी दे रही हैं, ठीक है। तो तीनों केसेस के लिए हमने ये बात प्रूव कर दी, तो हम कह देंगे कि हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर द ऑल केसेस, ठीक है। हो गया हमारा थ्योरम 14.1.4 जो पूरी की पूरी बला थी, ठीक है। नहीं मतलब मुश्किल नहीं था, बट ये है कि लेंथी था, तीनों केसेस के लिए था तो काफी लंबा हो गया था, ठीक है। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में।